Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It could be of loose sheath called slime layer and it could be thick tough called capsule. मतलब ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में पाया जा सकता है, एक स्लाइम लेयर, एक ढीला ढाला सा, और एक एकदम टफ सा थिक सा जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं. तो ऐसा क्या है कि ग्लाइकोकैलिक्स की दो फॉर्म है ग्लाइकोकैलिक्स लेकिन दो फॉर्म है. तो ये डिफरेंस इसके कंपोजिशन एंड थिकनेस में अराइज होता है. ये पतली सी फॉर्म होती है और ये इसकी थिकनेस थिक फॉर्म होती है. इसमें ये अलग चीज़ से बनी हुई है, इसमें कुछ अलग कंपोजिशन होता है जो कि इसकी लेयर को स्लाइमी बना रहा है, एंड यहाँ पे कुछ अलग होता है इसमें जो कि इसकी लेयर को टफ बना रहा है. सो इसकी कंपोजिशन एंड थिकनेस में वेरिएशन आते हैं जिसकी वजह से इसकी दो फॉर्म पाई जाती है. फिर अच्छा, हमने कहा था कि ये जो सेल एनवेलप में तीनों लेयर है ये आपस में एक साथ मिलकर के सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम कर रही है, लेकिन इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है. तो अब इन तीनों का क्या अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे हम वो देखते हैं. सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल. सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सेल वॉल जो है घर की दीवारों की तरह होती है, एकदम रिजिड होती है, शेप प्रोवाइड करती है. ये बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से बचाती है. मतलब ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है? तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है एंड इंटरेक्ट्स करती है द आउटर वर्ल्ड से. अब आपको ये पूछना चाहिए कि सबसे बाहर तो ग्लाइकोकैलिक्स है और जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती उसमें सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे इंटरेक्ट करेगी आउटर वर्ल्ड से? आउटर वर्ल्ड से तो उस लेयर को इंटरेक्ट करना चाहिए ना जो सबसे बाहर है. तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इंटरेक्ट है. मतलब कौन सी ऐसी लेयर है जो बाहर वाली दुनिया से बातचीत करती है? वो जो ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल वॉल, मतलब ये आउटर साइड प्रेजेंट है, ये बाहर साइड प्रेजेंट है, ये आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट है बट इंटरेक्ट नहीं कर रही है. इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई बातचीत नहीं कर रही है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है. ये मतलब बाहर की दुनिया से क्या आना है, बाहर की दुनिया में क्या जाना है, ये डिसाइड करती है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरेक्ट कौन करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में देख लो, प्रोकैरियोट्स में देख लो, इवन किसी भी सेल में देख लो, स्ट्रक्चरली एकदम सेम है. दुनिया की कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो किसी ऑर्गेनेली क्यों ना हो या फिर किसी सेल की हो, प्रोकैरियोट्स की हो या फिर यूकैरियोट्स की है, सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स एंड प्रोटीन की ही बनी है. तो इसलिए स्ट्रक्चरली सेम है. फिर स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्या ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल या फिर लैमिले. किसी भी फॉर्म में ये ऐसे इनफोल्ड हो सकता है जिसको हम लैमिले बोलते हैं. और अगर इनफोल्डिंग्स के ऊपर पिगमेंट्स आ जाए तो उसी को हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं. दे हेल्प इन. अच्छा, यहाँ पे मेसोसोम के बारे में बोला गया है. मेसोसोम के कितने फंक्शंस हैं तो ये याद रखना है. मेसोसोम के कितने फंक्शन हैं और क्या क्या फंक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले मेसोसोम का फंक्शन है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन, DNA replication and distribution of daughter cell. They also help in respiration to increase the surface area of the plasma membrane and the enzymatic content. देखो ये क्या होता है ना, मेसोसोम की इनफोल्डिंग की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना था. क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना था? ताकि एंजाइम्स ज़्यादा एक्ट कर सके, एंजाइमेटिक कंटेंट ज़्यादा हो सके, ज़्यादा एंजाइम्स आके बैठ सके, ज़्यादा रेस्पिरेशन हो सके. तो ये समझ में आया कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? ताकि ज़्यादा एंजाइमेटिक कंटेंट हो सके, ज़्यादा रेस्पिरेशन हो सके, ज़्यादा ATP बन सके. माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो ऐसे ही होता है. अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, आउटर जो लेयर होती है कंटिन्यूस होती है, लेकिन इनर लेयर में इस टाइप से क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं. क्यों क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं? क्यों ये इनफोल्डिंग्स होते हैं? ताकि इसमें जो है एंजाइम्स आके बैठ सके एंड ये रेस्पिरेशन अच्छे से कर सके, ज़्यादा ATP बन सके. तो ATP का डायरेक्ट रिलेशन जो है एंजाइमेटिक कंटेंट से होता है. फिर ये सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगा? सेल वॉल की फॉर्मेशन में देखो क्या होता है ना, मेसोसोम क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है. मतलब सपोज ये एक मेसोसोम है तो यहाँ से हमें कुछ भी भेजना हो तो ये ईजिली बाहर भेज सकता है. बाहर कुछ भी सामान भेजना हो तो ये ईजिली भेज सकता है. सेल वॉल को बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए हो तो ये यहाँ से जो भी सामान है वो सेल वॉल को भेज सकता है. तो ये सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है.
तो सिक्रीशन के थ्रू ही हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है और एंड सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। जो सामान सेल को बाहर चाहिए उसको सेल से बाहर भेज देता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जो भी सामान चाहिए वो उठा के सेल वॉल तक पहुंचा देता है, मतलब सीक्रेट कर देता है। फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में कैसे हेल्प करता है, तो देखो ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, और ये मीजोजोम्स है यानी कि ये इनफोल्डिंग्स है। तो एक इनफोल्डिंग्स ने इस वाली लेयर को पकड़ा और एक इनफोल्डिंग्स ने इस वाली लेयर को पकड़ा, तो ये फिर एक लेयर इसके पास चली गई एंड एक जो लेयर है वो इसके पास चली गई। तो क्या हुआ, दोनों डीएनए अलग अलग हो गए, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। एंड जैसे हमें पता है डीएनए क्या होता है, डीएनए खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। तो अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड है तो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड खुद पे खुद बन जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 डीएनए बन जाते हैं एक डीएनए से। अब हमें डॉटर सेल्स बनानी है, एक सेल से 2 सेल बनानी है, तो डीएनए भी तो डबल करने पड़ेंगे ना। तो इस टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। और जब 2 डीएनए बन गए अब 2 डॉटर सेल तो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बस यही इसके फंक्शन है, अगर आप इसको समझ के याद करोगे तो ये ईजी है, लेकिन रट के समझोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, विच कंटेन्स पिगमेंट्स। तो किस में होते हैं क्रोमेटोफोर्स, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में, जिसको पिगमेंट्स चाहिए उसमें क्रोमेटोफोर्स मिल जाएंगे। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकती है। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है, क्यों मोटाइल है, क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है, मूव करने का जरिया है, तो इसलिए वो मोटाइल है। और जो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा इसका मतलब उसके पास फ्लैजिला नहीं होगा। फिर फ्लैजिला का नंबर एंड अरेंजमेंट वेरी कर सकता है, किसी सेल में 1 फ्लैजिला है, किसी सेल में 2 फ्लैजिला है, किसी सेल में 3 फ्लैजिला है, एंड इनके अरेंजमेंट भी अलग हो सकते हैं। किसी सेल में यहीं से एक जगह से ही सारे फ्लैजिला निकल रहे हैं, किसी सेल में इस तरीके से अपोजिट साइड में फ्लैजिला है, तो इनका अरेंजमेंट एंड नंबर इनका वेरी कर सकता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जैसे ये फ्लैजिला है तो ये जो लंबा सा पार्ट है ये है फिलामेंट, फिर यहाँ पे होता है एक बेसल बॉडी, एंड जो 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है उसको हम हुक बोलते हैं, तो ये है हुक। तो ये फिलामेंट है, ये है हुक एंड ये है बेसल बॉडी। तो 3 पार्ट होते हैं एक फ्लैजिला के। द फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और एक्सटेंड है फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है कि जो फिलामेंट है इज़ द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, एंड दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जो फिलामेंट है इज़ एक्सटेंड फ्रॉम व्हाट। फ्रॉम और ऑफ का यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो फिलामेंट है ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाए तो वो मीजोजोम या फिर क्रोमेटोफोर बनाएगी, अगर बाहर की तरफ को फोल्ड हो जाए तो वो फ्लैजिला बनाएगी। तो अगर पूछी जाए कि फ्लैजिला किसकी एक्सटेंशन है तो आपका जवाब होना चाहिए कि फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, लेकिन ये किसको फाड़ के निकली है। जैसे यहाँ पे 2 लेयर थी, ये है क्या सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल, तो ये किससे एक्सटेंड हुई है, किसको फाड़ के निकली है, तो ये सेल वॉल को फाड़ के निकली है, सेल वॉल से एक्सटेंड हुई है। तो फ्लैजिला इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल वॉल, फ्रॉम सेल सरफेस या फिर सेल वॉल टू द आउटसाइड। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रे भी यहाँ पे 2 सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिलाई क्या करता है, पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, जो कि अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या होता है ना, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। देखो जैसे ये 2 सेल है, सेल नंबर 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2, तो इनके बीच में एक प्रोटीनिशियस एक पाइप सी बन जाती है पिलिन प्रोटीन की, जिसको हम पिलाई बोलते हैं। इनके बीच में ऐसे रास्ते से बन जाता है, तो इसका डीएनए इसमें जा सकता है एंड इसका डीएनए इसमें जा सकता है। तो ये पिलाई जो है इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब सच को यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको बोल सकते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो पिलाई बेसिकली इस चीज़ में हेल्प करता है, डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है ब्रेजर लाइक होता है, ये स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, सेल से बाहर निकला होता है, और ये क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये ऐसे सेल वॉल के ऊपर ऐसे ब्रेजर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर जैसे यहाँ पे स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है, इसको इससे अटैच करने में ये हेल्प करता है, इससे चिपक जाता है। तो ये, या फिर किसी होस्ट में जाके इसको चिपकना हो, या फिर स्ट्रीम में इसको रॉक से जाके चिपकना हो, होस्ट की टिश्यू से चिपकना हो, तो बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंड जो फ्लैजिला है उसका काम क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, लेकिन पिलाई एंड फिम्ब्रे का कोई भी रोल नहीं है मोटिलिटी में। फिर राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S मिलता है। 70S की दो सब यूनिट है, एक 50S एंड एक 30S। राइबोसोम इस टाइप का दिखता है कुछ। इसमें 2 सब यूनिट होती है जो कि अटैच रहती है मैग्नीशियम से। ये है 50S एंड ये है 30S। ये इन दोनों को मिला के हम 70S राइबोसोम बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज़ दिया हुआ है 15 से 20 नैनोमीटर होता है। ये दोनों मिला के 50S 30S क्या बनाते हैं, 70S प्रोकैरियोट्स राइबोसोम की यूनिट बनाते हैं। फिर राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए बनाता है। फिर इस एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम की बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। तो राइबोसोम आके इस एमआरएनए से अटैच होते हैं और ये इस एमआरएनए को हेल्प करते हैं प्रोटीन बनवाने में। फिर ये जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए से ही वैसे प्रोटीन बनता है, बट विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बहुत सारे राइबोसोम जब एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोटीन में। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में। तो राइबोसोम का क्या यहाँ पे क्या रोल है, राइबोसोम क्या करते हैं, एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज़, ये रिजर्व मटेरियल है, प्रोकैरियोट सेल में स्टोर्ड है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन and lie free in the cytoplasm. Example, phosphate granules, steinofascian granules, glycogen granules, gas vacuoles, जो कि ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है। मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोट सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारा फॉस्फेट पड़ा है तो वो फॉस्फेट एक जगह इकट्ठा होके एक बॉडी सी बना देता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। बहुत किसी भी चीज़ के जैसे ग्लाइकोजन, बहुत सारा ग्लाइकोजन इकट्ठा होकर बना लिया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो यही होता है बस इंक्लूजन बॉडीज़। रिजर्व मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, फ्री इन द साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है ये। फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स को हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। ये ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वैक्यूल्स प्रोकैरियोट सेल में मिलता है, तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हो। आप यहाँ से आंसर दे सकते हो कि हाँ, गैस वैक्यूल मिलता है, जो कि एक इंक्लूजन बॉडीज़ है, तो प्रोकैरियोट्स में भी वैक्यूल मिलता होगा। तो नहीं, वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को आपको मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल नहीं होता है। यहाँ पे गैस वैक्यूल है, जो कि एक ट्रू वैक्यूल नहीं है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये अलग है वैक्यूल से। ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है इसको बुओयेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि एबिलिटी टू फ्लोट प्रोवाइड करता है। जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे गैस के ऐसे गुब्बारे से गैस के से वैक्यूल बन जाते हैं। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है। और ये क्या करते हैं, ये इसको तैरने में हेल्प करते हैं। ये ब्लू ग्रीन और जो है पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है। जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ पे वो ऐसे रिंग टाइप का होता है ना, जिसमें हवा भरी रहती है, तो उसकी हेल्प से हम तैर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हवा क्या करती है, हवा हमें बुओयेंसी प्रोवाइड करती है, यानी कि एबिलिटी टू फ्लोट प्रोवाइड करती है। तो इसका भी रोल बस यहाँ पे यही है। तो बस ये याद रखना कि ये ट्रू वैक्यूल नहीं है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये कोई ऑर्गेनेली नहीं है। यहाँ पे ये जस्ट एक इंक्लूजन बॉडी है जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलती है।